जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है पेड 2026 के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए मैं रेगुलर क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और दोस्तों, आपको पता है पेड के लिए हम हिस्ट्री क्लासेस देख रहे थे और हिस्ट्री में हम पहुंच चुके हैं मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए क्लासेस तो हमारी यूट्यूब पर फ्री चल रही हैं, मगर जिनको चाहिए दोस्तों पीडीएफ बैच, ठीक है, देखिए पीडीएफ बैच में हमने हिस्ट्री की सारी पीडीएफ डाल दी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं धीरे धीरे करके सारी पीडीएफ डाल रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं पीडीएफ बैच लेना तो ले सकते हैं दोस्तों। इसमें पूरी पीडीएफ होगी दोस्तों, किस किस टॉपिक की, तो इतिहास होगा, आंदोलन होगा, भूगोल होगा, अर्थव्यवस्था होगा, संविधान, विज्ञान, स्टैटिक, हिंदी और करंट अफेयर, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और दोस्तों प्राइस कितना है, 199 रुपये, मगर दोस्तों अभी भी हमने इसको 125 रुपये में कर रखा है, बस कुछ ही दिनों के लिए। ठीक, उसके बाद मैं इसके प्राइस इंक्रीज कर दूंगा, 199 रुपीज़ कर दूंगा, 199। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां जाइए, फिर डायरेक्ट आप ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से भी जा सकते हैं। कैसे, तो मेरे साथ जैसे ही आप ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करें दोस्तों, इस तरीके से खुल जाएगा इंटरफेस। जैसे उस पर फिर आपको आना है ई बुक्स वाले कॉलम पे, और जैसे ही ई बुक्स वाले कॉलम पे आप आएंगे आपको दिखेगा दोस्तों ये UPSSC पेड 2026 पीडीएफ बैच। ठीक है, ले सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके दोस्तों इसमें आपको सारी पीडीएफ मिलने वाली है पेड की अपडेटेड तरीके से। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ आपको मिल जाएंगी, जाइएगा, जैसे करंट अफेयर हो गया 2025 का, ठीक है, 2026 का, इस तरीके बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो और दोस्तों ये ले सकते हैं बैच पूरा। और देखिए जिन जो पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैंने जो क्लासेस दे रहा हूं दोस्तों प्ले लिस्ट भी बना दिया है UPSSC पेड 2026 के नाम से। तो एक प्ले लिस्ट पे जाइए दोस्तों, यहाँ एक क्रम में सारी वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी। और मेरे सच्चा पता है हम देख रहे थे इतिहास में देखिए हमने पहले पार्ट में इतिहास का परिचय दिया था, दूसरे पार्ट में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तीसरे हमने वैदिक संस्कृति के बारे में देख लिया था, चौथे में हमने देखा दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में, पांचवी वीडियो हमने जैन धर्म के बारे में देख लिया, और छठी वीडियो में आज हम मौर्य वंश के बारे में देखने वाले हैं, खास करके सम्राट अशोक के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो साथियों एक प्यारा सा टॉपिक देखते हैं मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश के अगर हम कार्यकाल की बात करें मेरे साथियों तो कब से कब तक था, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक दोस्तों मौर्य वंश स्थापित था। ठीक है, चलिए अब मौर्य वंश के बारे में अगर मैं बात करूं मैं दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक चीजें जान लीजिए कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। देखिए क्वेश्चन यूपीएसआई में, SSC सीजीएल और यहां तक कि दोस्तों पिछली बार पेट के एग्जाम में भी पूछा गया कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए कोई भी वंश अगर दोस्तों आता है तो किसी न किसी वंश को डिस्ट्रॉय करके आता है, किसी न किसी वंश को खत्म करके आता है। तो मौर्य वंश किस वंश को समाप्त करके आया था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद को पराजित करके दोस्तों मौर्य वंश की नींव रखी थी। आपको पता है ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि घनानंद ने दोस्तों जो इनके गुरु थे, ठीक है, चाणक्य दोस्तों भरे सभा में बेइज्जती सी कर देते हैं, वो दोस्तों प्रण लेते हैं और जरिया चुनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को पराजित करने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके अंतिम शासक को, तो नंद शासक के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डालते। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसको हरा करके, नंद शासक घनानंद को हरा करके। ठीक है, आपको बता दें कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कपाषण में खरीदा और उन्हें प्रशिक्षित भी किया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने देखा, ठीक है, उन्हें लगा कि इसके अंदर काबिलियत है और उन्होंने इसको 1000 कपाषण देकर के इनको खरीद लिया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए कपाषण उस समय मुद्रा थी इनकी। दोस्तों यहीं पे एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा आप लोग कि भैया देखिए मौर्य वंश के समय कितने प्रकार की मुद्राएं चलती दोस्तों, मूलतः 2 प्रकार की थी, ठीक, चांदी की और तांबे की। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी के दोस्तों सिक्के 4 प्रकार के थे। ठीक है, चांदी के कितने सिक्के थे, कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। इसको लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से, पहला दोस्तों पर्ण था, पर्ण। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा अर्धपर्ण। क्या दोस्तों, अर्धपर्ण, पर्ण है ना, अर्धपर्ण। और तीसरा दोस्तों पाद, क्या, पाद। और चौथा दोस्तों था अष्टभाग। ठीक है, अष्टभाग। वही दोस्तों तांबे के सिक्के की बात करूं, क्या, तांबे के सिक्कों की बात करूं तो तांबे के सिक्के भी दोस्तों 4 प्रकार के थे, जिसमें से माशक, कौन कौन से दोस्तों, माशक, ठीक है, अर्धमाशक। उसके बाद दोस्तों काकड़ी, क्या थी, काकड़ी। और दोस्तों अर्धकाकड़ी, है ना, अर्धकाकड़ी।
तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, ये सिक्के थे कुछ प्रचलित थे तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं कि दोस्तों कुछ जैसे कि सिक्कों जैसे सुवर्ण हो गया है ना, कपाषण भी इसी समय था, तो इनको भी याद रखेंगे, कपाषण भी एक मुद्रा थी इनके समय की, ठीक। तो जो महत्वपूर्ण थी हमने बता दिए। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कपाषण में खरीदा और उन्हें प्रशिक्षित भी किया था। क्या किया था? उनको प्रशिक्षित भी किया था, उनको सिखाया था, समझाया था, है ना, पूरी की पूरी दोस्तों राजनीति उनको समझाई थी, ठीक है। तब जाके ये क्या बने थे? एक कुशल योद्धा बने थे जिन्होंने किसको? घनानंद को पराजित किया था, ठीक है। ये चीज तो आपको बिल्कुल से आना चाहिए। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के गुरु विष्णुगुप्त। दोस्तों विष्णुगुप्त हम चाणक्य को ही बोलते हैं, ठीक है। चाणक्य याद रखिएगा, आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। मगर दोस्तों देखिए एक चीज याद रखिएगा, अर्थशास्त्र हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, मगर इनकी जो रचना थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स का उल्लेख नहीं था, इसका संबंध राजनीति से था। क्या था? तो आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति संबंधित, उससे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, याद रखेंगे। आपको बता दें कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग राजनीतिक तर्क संगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यूपी पुलिस में पूछा गया कि कौन से? तो सप्तांग राजनीतिक तर्क संगता का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। इसके अनुसार आपको बताते हैं, इसके अनुसार एक राज्य के 7 घटक होते हैं। सप्तांग का एक राज्य के 7 घटक होते। पहला है स्वामी यानी राजा कहलाता, फिर आमत्य क्या? मंत्री कहलाता, फिर जनपद यानी भूमि, दुर्ग मतलब किला, कोष मतलब खजाना, दंड मतलब सेना और मित्र मतलब सहयोगी। ये 7 घटक थे, ठीक है। इसके अनुसार कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है, और दोस्तों विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र के अनुसार, मतलब सभी नाम इन्हीं के हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र उस समय कौन कौन से थे? देखिए क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो मौर्य साम्राज्य के समय उस समय जो अन्य 4 प्रांतीय क्षेत्र थे, प्रांतीय केंद्र थे दोस्तों, कौन कौन से थे? तो एक तो पाटलिपुत्र हो गया, जिसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने। किसने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना? उदयन ने, ठीक है। इसके अलावा तोसाली थी, तक्षशिला था, उज्जैनी थी और सुवर्णगिरी थी, ये भी याद रख लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलिए अगर मैं बात करता हूं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो दोस्तों इनका शासनकाल 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक था। इन्हें किन किन नामों से जानते थे? तो दोस्तों इन्हें हम भारत का मुक्तिदाता, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स आदि के नाम से भी हम इनको जानते थे, ठीक है। और एक चीज याद रख लेना कि सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने दोस्तों सेंड्रोकोट्स का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य समझाया था, ठीक है। यानी कि विलियम जोन्स ने ही दोस्तों इनका नाम सेंड्रोकोट्स खोजा था, ठीक है। चलिए याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। यानी तो और आपको बता दो, तो स्ट्रोबो थे ना, स्ट्रोबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम था जिसको क्या बोलते थे? पालीब्रोथम दोस्तों, यानी कि पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। ये बता दिया हमने कि सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। वहीं स्ट्रेबो के अनुसार क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालीब्रोथम है, जो कि पाटलिपुत्र इसका अर्थ होता है। चलिए इनकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। देखिए एसएससी जीडी में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया। इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य क्या क्या नाम थे? तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। देखिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, देखिए वीडियो में पूछा गया है। बात करते हैं मेरे दोस्तों 305 ईसा पूर्व की। तो 305 ईसा पूर्व में यूनान के शासक सेलुकस निकेटर, नाम रखेगा, नाम याद रखेगा, यूनान के शासक सेलुकस निकेटर की पराजय किया, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया। इस युद्ध में पराजित होने के बाद सेलुकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। और काबुल, कांधार, मकरान, हैरात दोस्तों, ये आपको बता दें कहां? अफगानिस्तान के आसपास के प्रांत थे। इनको दोस्तों दहेज के रूप में किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए इन्होंने क्या सोचा, देखिए सेलुकस निकेटर को हरा देते हैं। अब देखिए सेलुकस निकेटर क्या होते हैं? हार गए थे। तो इन्होंने सोचा हम क्यों ना एक तरीके से मतलब संबंध बना लेना, संबंधी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। देखिए एक चीज और बता दें, इसमें कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब चाणक्य से पूछा था कि मैं, देखिए क्योंकि ये दुश्मन थे, ठीक है, तो चाणक्य से पूछा था कि क्या मैं शादी कर सकता हूं? तो चाणक्य ने जवाब दिया था कि हाँ शादी करिए, मगर ये चीज याद रखेगा हेलेना का जो बेटा होगा वो कभी राजगद्दी पे ना बैठने पाए, ठीक है। चलिए बाकी
ठीक है। तो याद रखेंगे हेलेना के साथ अपनी मतलब हेलेना की बिटिया थी किसकी, सेल्यूकस निकेटर की, ठीक है। तो ये विदेशी शादी किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत दोस्तों मेगस्थनीज आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेगस्थनीज दोस्तों, क्योंकि इसकी एक रचना थी इंडिका। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत कौन आता है, मेगस्थनीज आता है, जिसने भारत में रहकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सीधा आपसे पूछता है कि इंडिका के रचनाकार कौन है, तो मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आपको बता दूं कि मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने व चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते दोस्तों, यानी कि जो हाथी होते थे वो सोने चांदी से सजाए जाते थे, ठीक, उनकी सवारी करते थे। ये देखिए आपके जीडी में पूछा गया। और मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक बड़ा और सुंदर शहर था जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। इसमें 570 मीनारे और कुल दोस्तों 64 द्वार थे, यानी पाटलिपुत्र के जो इनका था वो केंद्र, वहां पर 64 द्वार से 570 मीनारे थे। देखिए एसएससी जीडी में 2 बार ये पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर दोस्तों प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों इसे अखिल भारतीय साम्राज्य का मैप देखते दोस्तों, बहुत दूर तक दोस्तों अफगानिस्तान, कहते दोस्तों इनके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, मतलब जैसे मान ले यहाँ पे अंधेरा तो वहां उजाला होगा, ठीक, किसी ना किसी छोर पर इनके उजाला जरूर होगा, ठीक है, तैयार रखिएगा। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के बड़े भूभागों के अतिरिक्त पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल है। देख सकते हैं लगभग पूरे भारत के आसपास कब्जा इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन का विजय भी प्राप्त किया था, ऐसे चलो पूछा गया। अब यहीं पे दोस्तों प्लूटार्क क्या बोलते हैं, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों के साथ पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, ये प्लूटार्क कहते हैं। वही दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्या कहता है दोस्तों, जूनागढ़ कहां है तो आपको पता होना चाहिए, गुजरात में, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख क्या कहता है रुद्रदामन का कि सौराष्ट्र यानी गुजरात को जीता तथा इसका राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करा। दोस्तों ये बहुत पूछा था, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो पुष्यगुप्त द्वारा। कौन थे ये, तो दोस्तों राज्यपाल थे, ठीक है। किसके समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। याद रखेंगे ये सुदर्शन झील बहुत पूछा था, ठीक है, सबसे पुरानी झील है, ठीक है। चलिए और सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय पुष्यगुप्त को जाता है, ये भी देखिए पेट के पेपर में पूछा गया, ठीक है। यही याद रखेंगे कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो याद रखेगा सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया। किसने किया था, पुष्यगुप्त ने किया था, याद रखेंगे। चलिए और दोस्तों जो ये अभिलेख है रुद्रदामन के गिरनार का शिलालेख दोस्तों, ये है अभिलेख संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था। संस्कृत में जारी होने वाला पहला अभिलेख कौन सा है, तो रुद्रदामन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि सोहगौरा ताम्रपत्र, यानी जो गोरखपुर में आपका ताम्रपत्र पड़ता है, सोहगौरा जो मिले हैं वहां पे दोस्तों सोहगौरा है ना, सोहगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। वहीं बात करते हैं जैन भिक्षुक भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के दोस्तों, ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु के प्रभाव में आकर अंतिम दिनों में जैन धर्म को ये अपना लेते हैं, यानी अंतिम समय में ये जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। और यार कहेंगे देखिए क्वेश्चन पूछे गए एसएससी में, और परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, नामक जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, ठीक। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे इसमें पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। और याद रखेंगे 1998 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान पर संलेखना विधि द्वारा 43 दिनों में अपने प्राण को त्याग दिया था। यानी संलेखना विधि क्या होता है दोस्तों, एक जगह एकांत में बैठ करके ना कुछ खाना ना कुछ पीना दोस्तों, ऐसे ही करके दोस्तों अपने प्राणों को त्याग देना। ये किसमें है दोस्तों, जैन धर्म में संलेखना विधि बोलते हैं इसको, हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है। चलिए नोट कर लिख लीजिएगा कि मुद्रा रक्षा किसके द्वारा लिखा गया, विशाखदत्त द्वारा, ठीक है। में चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाने का वर्णन मिलता है, यानी कि मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया, ऐसे सीजल में पूछा गया, सीजल में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे आएंगे बिंदुसार, ठीक है। 298 में इनकी मृत्यु हो जाती, तो अब बैठेंगे बिंदुसार। बिंदुसार दोस्तों कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के
बेटे थे, अशोक के पिता थे। तो चलिएगा, तो बिंदुसार के पिता कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, और इनके दो पुत्र होते सुसीम और अशोक। अशोक है ना, जो महान अशोक बनते आगे चल के एसएससी जीडी में पूछा गया। इनके नाम क्या थे बिंदुसार के? तो अमित्रघात, यानी अमित्रघात, अमित्र मतलब शत्रु है ना, तो शत्रुओं का नाश करने वाला सिंहसेन नाम था इनका, वारिसार था, भद्रसार था और सिंहसेन। दोस्तों ये इनके नाम थे, और इनके भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। देखिए इनके पिता के भी थे और इनके भी। और बिंदुसार की रुचि दोस्तों आजीवक संप्रदाय में थी। बहुत बार पूछा गया बिंदुसार किस संप्रदाय को मानते थे? तो आजीवक। किसके प्रभाव में आके आजीवक संप्रदाय इन्होंने माना? तो दोस्तों बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता रहता था, जो आजीवक संप्रदाय था दोस्तों, उसी से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। आपको बता दें कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था दोस्तों। यानी कि इनके यहाँ एक 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसका प्रमुख कौन होता था? खल्लाटक उसको बोलते थे। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि एथोनियस के अनुसार क्या बोला गया है बिंदुसार के बारे में, कि एथोनियस के अनुसार कहा गया कि बिंदुसार दोस्तों सीरिया के राजा एंटियोकोटस से तीन चीजें कौन कौन मांगता है? क्या क्या मांगता? सूखी अंजीर कहता, सूखी अंजीर दो, और शराब मांगता और दार्शनिक मांगता है। ठीक है, यानी कि बिंदुसार सीरिया के राजा एंटियोकोटस से दोस्तों क्या मांगते हैं कि भैया हमें तीन चीजें भेजिए। क्या क्या? सूखी अंजीर, शराब और दार्शनिक। तो दोस्तों वो दार्शनिक को छोड़कर अन्य चीजें भेज देता, मगर दार्शनिक नहीं भेजता। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनाकर भेजता है। याद रखेंगे। अब आपसे पूछेगा डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, ये भी याद रखना कि दोस्तों ये जो यात्री हैं या फिर राजदूत हैं, इनको याद रखना है। तो डाइमेकस किसके दरबार में है? बिंदुसार के। ठीक है, चलिए आगे है कि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय ने डायोनिसियस नामक राजदूत को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, और इसके समय दोस्तों यानी बिंदुसार के समय तक्षशिला में भयंकर दोस्तों अशांति फैल जाती है, जिसे दबाने के लिए ये अपने पुत्र सुसीम को भेजता है। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। चलिए अब दोस्तों आते हैं मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक महान। ठीक है, अशोक महान, इनका कार्यकाल दोस्तों सम्राट अशोक महान 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहता है। आपको बता दें कि अशोक राज्याभिषेक से पहले दोस्तों उज्जैन के राज्यपाल रहते, पहले उज्जैन के राज्यपाल थे, और इनके गुरु दोस्तों राधागुप्त होते। देखिए अभी तक दो के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, और जो राधागुप्त होते ये चाणक्य के पोते थे। ठीक है, राधागुप्त चाणक्य के पोते थे। देखिए इनके दादा और इनके पिताजी के समय प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, अब दोस्तों इनके समय कौन आ गए हैं? उनके चाणक्य के पोते राधागुप्त। ठीक है, चलिए इनकी माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी और बिंदुसार। आपको बता दें इनके अन्य नाम क्या थे? देवनाम, प्रियदर्शी। ठीक है, अमलेखों में इनके नाम यही हैं। ठीक है, यूपी पेपर में पूछा गया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीप वंश में करमोली कहा गया। आपको बता दें सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार इसमें क्या कहा गया कि पत्नी देवी अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था, यानी कि इनके जो बच्चे थे उनका जन्म किससे हुआ था? पत्नी देवी से। ठीक है, चलिए वही बात कर लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी तिस्रक्षिता का भी उल्लेख मिलता है, और बौद्ध परंपरा के अनुसार बताया जाता है कि इन्होंने गद्दी को पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। किसने? अशोक ने। बौद्ध धर्म में बताया गया है, बौद्ध ग्रंथ में बताया गया, बौद्ध परंपरा के अनुसार बताया गया है कि अशोक ने गद्दी को पाने के लिए क्या किया था? अपने 99 भाइयों का खून कर दिया था, उनको मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। मगर दोस्तों कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते कि सही नहीं है। ठीक है, इनके जीवन दोस्तों सबसे बड़ा जो वो था कलिंग युद्ध था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कलिंग युद्ध दोस्तों जब इनका राज्याभिषेक होता है उसके 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध करते हैं दोस्तों। कलिंग कहाँ है? तो दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के पद्मनाभ से दोस्तों इनका युद्ध होता है, और इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में इनके किया गया है। बहुत अच्छे से दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कलिंग युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कहाँ? उड़ीसा के राजा पद्मनाभ से। ठीक है, और किस शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलेगा? 13वें। अब दोस्तों एक मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, भाई जरूर बताया करिए। आप बताइए कलिंग पुरस्कार
किस क्षेत्र में मिलता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कलिंग की राजधानी दोस्तों तोसली थी। ठीक है, और आप बता दें कि इन्होंने युद्ध देखकर दोस्तों ये इतने ज्यादा दुखी हुए कि इन्होंने फिर युद्ध नीति ही बदल दी, छोड़ दी। ठीक है, याद रखेगा सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष यानी युद्ध नीति को बदलकर धम्म घोष यानी शांति की नीति अपना ली। याद रखेंगे अशोक ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, इसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। किसने इनको दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की? तो दोस्तों बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त ने दोस्तों इनको दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की। और याद रखना कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने पुत्र पुत्री यानी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। यह भी आपके क्वेश्चन पूछा गया। अशोक महान की मृत्यु कब होती है? तो 232 ईसा पूर्व में होती है। और आप बता दें कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी। ठीक दोस्तों, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई थी। इनके नाम क्या थे? कर्ण, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा, चौपार। कर्ण, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा, चौपार, ये दोस्तों क्या थे? 4 पहाड़ियां थी। आपको बता दें कि सांची के स्तूप का निर्माण भी दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा करवाया। देखिए क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पुलिस और जीडीएम पूछा गया। वहीं बात करते हैं कि अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने दोस्तों अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे जनता से संबोधित किया। यानी कि दोस्तों अभिलेखों में सीधा लिखवा दे जनता हमारी, प्रजा हमारी क्या है? बेटे समान ना। तो ये चीजें मतलब बहुत अच्छे से टच करते थे। आपको बता दें कि भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया था दोस्तों। 14 शिलालेख मिले हैं, 7 स्तंभ लेख मिले और गुहा लेख मिले हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो 14 शिलालेख दोस्तों आपको बता दें कहां से मिले हैं? तो 14 शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। 8 भिन्न भिन्न स्थानों से टोटल 14 शिलालेख मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से स्थान हैं? तो याद रखेंगे शाहबाजगढ़ी, ये पेशावर जिले में है यानी कि इस समय पाकिस्तान पड़ेगा। दूसरा है मानसेहरा हजारा जिले में। ठीक है, हजारा में। और कालसी देहरादून में। गिरनार दोस्तों जूनागढ़ में। धौली उड़ीसा के पुरी में, है ना। जौगढ़ दोस्तों उड़ीसा गंजाम जिले में। और एरागुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और सुपारा महाराष्ट्र। इन 8 स्थानों से 14 शिलालेख मिले हैं। ठीक है, और लघु शिलालेख की बात करें दोस्तों तो लघु शिलालेख भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें लघु शिलालेख कहते हैं, जो निम्न से प्राप्त हुए हैं। जैसे पहला रूपनाथ दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से। दूसरा गुर्जरा दोस्तों, गुर्जरा ये दोस्तों मध्य प्रदेश दतिया जिले में पाया गया। तीसरा सासाराम दोस्तों बिहार में। ठीक है, चौथा भाब्रू या बैराट दोस्तों जयपुर से। पांचवा मास्की हैदराबाद के रायचूर जिले से। छठा ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्रदुर्ग जिला से। और 7वां दोस्तों सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के पश्चिम में। ठीक है, वहीं 8वां दोस्तों जटिंग रामेश्वर हो गया, ठीक, ब्रह्मगिरी के उत्तर पश्चिम में। और 9वां दोस्तों एरगुडी आंध्र प्रदेश के करनूल से। और 10वां दोस्तों गोभी मठ मैसूर के कोब्बल से। ठीक है, वहीं दोस्तों 11वां पाल की गुंडी, है ना, ये गोभी मठ से है। ठीक है, वहीं दोस्तों बात करते हैं 12वां तो राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश के कुरनूर जिले से। और 13वां अहरौरा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा ये यूपी संबंधित है। और 14वां दोस्तों शहडोल मध्य प्रदेश से। और नेटूर मैसूर से। ठीक, तो ये दोस्तों कुछ हो गए मिनी शिलालेख। वहीं दोस्तों लघु स्तंभ लेख तो इनकी बता दें। देखिए अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण थी उनको हम लघु स्तंभ लेख बोलते हैं। जैसे कि रायसेन, देखिए सांची में मिला तो रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश के। दूसरा दोस्तों वाराणसी दोस्तों सारनाथ वाराणसी में। तीसरा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। और चौथा रूमंदेही दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में। इसमें आपको बता दें इसमें अशोक द्वारा इस स्थान की धम्म यात्रा पर जाने का वर्णन मिलता है किसमें? रूमंदेही में। और दोस्तों 5वां निगलीवा दोस्तों ये नेपाल में। इसमें कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं स्तंभ लेख जो 7 हैं इनके बारे में। यहां से ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला दिल्ली टोकरा, आपको बता दें इसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाएगा दोस्तों। फिर ठीक है, इसलिए इसको दिल्ली टोकरा कहते हैं। दूसरा दिल्ली मेरठ, इसे दोस्तों मेरठ से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया। ठीक है, तीसरा है लौरिया राज दोस्तों बिहार के चंपारण जिले में।
चौथा है लौरिया नंदनगढ़ दोस्तों बिहार के चंपारण, इसमें मोर का चित्र अंकित है। और पांचवा रामपुरवा दोस्तों, ये भी बिहार के चंपारण में। और छठा प्रयाग, पहले दोस्तों एक कौशाम्बी में था, इसे अकबर द्वारा दोस्तों प्रयाग ले जाएगा, प्रयाग के किले में लाया गया, ठीक है। और सातवां दोस्तों अशोक स्तंभ लेख दोस्तों, जो कि सारनाथ में, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। आपको बता दें कि अशोक के अभिलेखों को खोज टी फैंथलर द्वारा की गई 1750 में, और अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने, जिम्स प्रिंसेस ने पढ़ा दोस्तों 1837 में, ये पूछा गया है। वही बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की लिपियां क्या क्या थी, तो भारत वाली ज्यादातर दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखी गई, पाकिस्तान वाली खरोष्टी लिपि में, अफगानिस्तान की अरमाइक लिपि में, और एशिया माइनर जो तुर्की क्षेत्र है वो ग्रीक लिपि में लिखी गई, ठीक है। आपको बता दूं कि अधिकतर अभिलेख क्या मेरे दोस्तों, अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो कि शाहबाजगढ़ी और मानसहेरा की लिपि दोस्तों खरोष्टी थी, ठीक है, याद रखेंगे। वहीं दोस्तों एक भग्न अभिलेख कांधार जिले के पास, ठीक है, एक भग्न अभिलेख कांधार के पास शेरकुना, क्या शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में पढ़ा गया द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजल पूछा गया कि द्विभाषी अभिलेख कहां से मिला, तो दोस्तों शेरकुना, ठीक है, भग्न अभिलेख और शेरकुना अभिलेख से मिला दोस्तों। इसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया गया था, यूनानी और अरमाइक, ठीक है। चलिए वही दोस्तों बात करते हैं कि गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर और उद्गोलम अभिलेखों पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है तथा अन्य सभी अभिलेखों में केवल इनका नाम देव नाम प्रिय नाम मिलता है। देखिए किसमें किसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर और उद्गोलन में। बाकी सब जगह दोस्तों देव नाम प्रिय के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख दिया गया था कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और उसके अन्य प्रांतीय केंद्रों सहित कुल 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, जैसे उत्तरापथ जिसको तक्षशिला बोलते हैं, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी बोलते हैं, अवंती, उज्जैनी, प्रासी दोस्तों, पाटलिपुत्र और कलिंग तोसली दोस्तों, ये पेट में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता दें कि अशोक को पिरस्सी के नाम से भी जाना जाता है, और श्रीनगर शहर को अशोक ने बसाया था, और नेपाल के देवपाटन नगर को भी बसाया था अशोक ने, ठीक है। चलिए अशोक के 14 शिलालेख दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे प्रथम में इन्होंने क्या बोला कि पशु बल की निंदा की, सभी मनुष्य मेरी संतान। इन्होंने कहा भैया जो मनुष्य है ना सब मेरी संतान है, मैं जैसे अपने संतान को मानता हूं वैसे अपनी प्रजा को मानता हूं, ठीक है। लोग सीधे कनेक्ट होते गए। दूसरे में क्या है, लोक कल्याण का, जैसे कि पशु और मनुष्य की चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी, पशुओं के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था थी। तीसरे में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों का दौरा, ये सभी लोग गाँव दौरा करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। चौथे में क्या था, धम्म का उद्घोष। पांचवें में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में। छठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ठीक है। सातवें में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता, और 8वें में सम्राट की धर्म सभाओं का यात्राओं का उल्लेख किया गया था, और 9वें में धम्म समारोह की चर्चा। 10वें में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया, और 11वें में धम्म नीति की व्याख्या की गई, और 12वें में स्त्री महामात्र की चर्चा की गई, और 13वें दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन, ये आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 14वें में अशोक का जनता के प्रति धार्मिक रवैया बताएगा। और सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा दोस्तों, 13वां है, और सबसे छोटा शिलालेख रुमनदेही शिलालेख है, जो कि नेपाल में है, ठीक है। अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कंगन हल्ली में पाया गया दोस्तों, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अशोक हो गए, इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी, यानी अशोक के बाद कौन है, देखिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यही तक इंपॉर्टेंट था। देखिए अशोक के बाद कुणाल आते हैं, कुणाल के बाद दोस्तों कुणाल के पुत्र बंधुपालित आते हैं, बंधुपालित के बाद दोस्तों बंधुपालित के पुत्र इंद्रपालित आते हैं, और इंद्रपालित के बाद इंद्रपालित के पुत्र दसोन आते हैं, और दसोन के बाद दोस्तों दसोन के पुत्र दशरथ राज करते हैं, और दशरथ के बाद दशरथ के पुत्र दोस्तों संप्रीति करते हैं, फिर शालिशोक करते हैं, फिर देवधर्मन करते हैं, ठीक है। और देवधर्मन के बाद दोस्तों देवधर्मन का पुत्र शतधनुष दोस्तों कार्यकाल संभालता है। उसके बाद दोस्तों बृहद्रथ, ये जो कि अंतिम शासक थे। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे यूपीएसआई में, पुलिस में, जीडी में, कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होगा, बृहद्रथ होगा। आपसे पूछे मौर्य वंश का प्रथम शासक, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, क्या चंद्रगुप्त मौर्य। और बृहद्रथ दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होगा, बृहद्रथ होगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों आपको होता है, हमने बताया था कि नंद वंश के शासक को मार के घरन को मार के दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब कोई मौर्य वंश की स्थापना खत्म करेगा तो कोई ना कोई इनको मारेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा करके शुंग वंश की स्थापना की, यानी कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता, शुंग है ना, सुक्सा चेसक शुंग वंश है ना, इस तरह से दोस्तों चलेगा आगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों
को विभिन्न विभागों में अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया। दोस्तों एसएससी जीडी पूछा गया। और आपको बता दें कि मौर्य वंश में जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड को उत्तरापथ कहा जाता था और मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रशासनिक संगठन की। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें सबसे ऊंचे अधिकारियों को शीर्ष या महापात्र अथवा आमत्य कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 थी। किसकी दोस्तों? तो शीर्ष अधिकारी थे दोस्तों, उनकी संख्या कितनी होती थी? 18 होती थी, जिन्हें हम क्या बोलते थे? महापात्र या आमत्य कहते थे दोस्तों, जो कि मेन निर्णय देते थे। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको बताते जैसे मंत्री हो गया, युवराज हो गया, है ना, संनिधाता हो गया, समाहर्ता हो गया, मंत्री परिषदाध्यक्ष हो गया, है ना, प्रदेष्टा हो गया, व्यवहारिक हो गया, नायक, सेनापति, है ना, अंतर्वर्षिक हो गया, कमांतिक हो गया, प्रसादता हो गया, दंडपाल हो गया, जो कि दंड वंड देता था ना, मतलब सैन्य संबंधी जो मेन अधिकारी होता था, दुर्गपाल हो गया, ठीक है, जो भीतरी दुर्ग की रक्षा करता था, अंतपाल हो गया, है ना, आठविक हो गया, दौराविक हो गया और नागरिक। ये 18 प्रकार के क्या थे? अधिकारी थे। ठीक है, चलिए आप बता दें कि मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य यानी 6 पंचे 30। प्रथम समिति किससे संबंधित थी? उद्योगों एवं शिल्प का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी रखती थी, विदेशी कौन आ रहा कौन जा रहा। तृतीय दोस्तों जन्म मरण का ब्यौरा रखती थी, ठीक है, कि कौन मरा कौन जिया। ठीक है, और चतुर्थ दोस्तों समिति थी व्यापार और वाणिज्य की देखरेख। पांचवी थी वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और छठी थी दोस्तों बिक्री कर वसूल करना। चलिए वही बात करते हैं। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगणी में 4 तरीके की, कौन कौन सी? पैदल, हाथी, घोड़े और रथ थी। सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए, जिनकी रक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते हैं। सीमाओं की रक्षा भी कौन करते थे? दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। वहीं प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार दोस्तों कहा गया कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ये प्लिनी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे, 3,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। चलिए अगला है कि मेगास्थनीज के अनुसार क्या बताया गया कि सैनिक प्रशासन के लिए 3 अधिकारियों की एक परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में, ठीक है, पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव और सवारी में विभक्त थी। आप बता दूं कि इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में। देखिए मौर्य साम्राज्य जो था वो अनेक प्रांतों में विभक्त हुआ और प्रांत दोस्तों छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थी और प्रांतों को दोस्तों जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। ठीक है, और जिला प्रशासन का प्रधान दोस्तों स्थानीय होता था, ठीक है, जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। ठीक है, चलिए यहाँ दोस्तों थोड़ा सा समझ में हो सकता है आपको ना हो, ठीक, मगर बहुत ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर थोड़ा बहुत समझ लीजिए। ठीक है, एक स्थानीय में दोस्तों 800 गाँव होते हैं। एक अगर स्थानीय बात करें उसमें 800 गाँव आएंगे। स्थानीय में छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी दोस्तों, आपको बता दें, जिसमें 400 गाँव थे, यानी सबसे बड़ा स्थानीय, फिर द्रोणमुख दोस्तों जिसमें 400 गाँव आएंगे। और दोस्तों 200 गाँवों को खारवाटिक होता था और 100 गाँवों को मिलाकर संग्रहण बनता था। ठीक, संग्रहण बनता था और शासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थी, जिसका प्रशासन ग्रामिक द्वारा किया था, यानी सबसे छोटा इकाई क्या है? ग्राम थी। और जिसका दोस्तों मेन कौन होगा? गांव था, उसका प्रशासन कौन होगा? प्रशासक कौन होगा? ग्रामिक होगा, जैसे भी प्रधान होते हैं। चलिए पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला ये प्रमुख नगर थे। आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग सुसंगठित था। इस विभाग में कई गुप्तचर होते थे जो महामात्या सर्प के अधीन काम करते थे, यानी गुप्तचर प्रणाली भी इनके पास थी। अगला है किसानों से वसूले गए कर इनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से के आसपास रहती थी। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी जाती थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मौर्य वंश को पढ़ लिया। ठीक है, चलिए देखिए जिन बच्चों दोस्तों हमारी ये ई बुक चाहिए, PDF चाहिए पेड के लिए,
ठीक है, तो ले सकते हैं। इतने सारे टॉपिक्स की मिलेगी, जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, स्टैटिक हो गया, विज्ञान, है ना, करंट अफेयर, हिंदी, इनकी मिल जाएगी दोस्तों PDF टॉपिक वाइज। अभी दोस्तों इसका प्राइस हमने 199 रखा था, अभी ऑफर प्राइस में आपको 125 रुपये मिल जाएगा। लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाकर के दोस्तों, या फिर आप डायरेक्ट ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड कर लिए प्ले स्टोर से, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से दोस्तों खुला हुआ मिल जाएगा। जैसे नीचे आइएगा और चलिए ई बुक्स वाले कॉलम में, ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों आपको दिख जाएगा, ये देखिए UPSSC पेड 2026 PDF बैच 125 रुपये मात्र आपको मिल जाएगा दोस्तों। अभी केवल ये ऑफर प्राइस है, ठीक है, जाकर के ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ये मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये आपका हमने प्लेलिस्ट बना दी है, UPSSC पेड के सारे वीडियो एक क्रम में लगा दिए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ जाकर दोस्तों इस प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू।